हमने सुनी प्रधानमंत्री के मन की बात। पूर्व सैनिकों के साथ सुनी मन की बात। शहीद सैनिकों के परिजन भी वहां पर मौजूद रहे। मन की बात का 136वां संस्करण प्रसारित हुआ था, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन सभी जवानों को याद किया, उनके बलिदान को याद किया और यहां से पुष्कर सिंह धामी ने भी उन पूर्व सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व सैनिकों के परिजन इस दौरान मौजूद थे और उन्होंने भी प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना। 136वां संस्करण प्रसारित किया गया था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं का जिक्र किया, देश के सैनिकों का जिक्र किया और कहा कि देश के सैनिक अपने परिवार को पीछे छोड़ते हुए भारत माता की सेवा के लिए दिन और रात लगे रहते हैं, जुटे रहते हैं, बॉर्डर्स पर मौजूद रहते हैं और हमारा देश भी उनकी उतनी ही चिंता करता है। मन की बात का ये 136वां संस्करण था, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। और आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना और इस दौरान वो तमाम सैनिक, उनके परिजन यहाँ पर मौजूद थे जो शहीद हुए थे कारगिल युद्ध में। उन शहीद सैनिकों के परिजन यहाँ पर मौजूद थे। कई परिवार के लोग, परिजन भावुक भी होते हुए नजर आए और उन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। यहाँ पर वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर विजय करगिल दिवस के अवसर पर सैनिक सम्मान समारोह एवं कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने करगिल युद्ध के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने करगिल युद्ध के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वीर सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं, शहीदों के परिजनों और सैन्य विभूतियों का सम्मान किया। कार्यक्रम में देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विजय करगिल दिवस वो गौरवशाली अध्याय है जो भारत के इतिहास में सदैव सर्वाक्षरों में अंकित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना को आधुनिक और स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित किया जा रहा है। कार्यक्रम में आयोजित कवि सम्मेलन के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि साहित्य और कविता राष्ट्र प्रेम की भावना को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक उमेश शर्मा काऊ, वीर सैनिक, पूर्व सैनिक, वीरांगनाएं, शहीदों के परिजन, सैन्य अधिकारी, सम्मानित कविगण मौजूद रहे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ उन सभी सैनिकों को याद किया, उनकी वीर गाथाओं का जिक्र किया और उन परिजनों को ढांढस भी बंधाया, उन्हें सम्मानित किया। करगिल विजय दिवस पर सैनिकों का सम्मान किया गया, कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, उन कवियों का सम्मान किया। वहां पर मौजूद तमाम लोगों का मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मान किया गया। कारगिल विजय दिवस के मौके पर देहरादून के शौर्य स्थल में वीर शहीदों को याद किया गया। समारोह में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कारगिल युद्ध के अमर शहीदों और वीर नारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने कहा कि कारगिल की जीत सिर्फ एक सैन्य विजय नहीं बल्कि भारतीय सेना के साहस, बलिदान, राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि दुर्गम पहाड़ियों और कठिन हालात में जवानों ने अदम्य पराक्रम दिखाकर देश का गौरव बढ़ाया है। इस दौरान वीर नारियों और कारगिल योद्धाओं को सम्मानित किया गया। साथ ही स्वास्थ्य शिविर में बड़ी संख्या में वीर नारियों और उनके परिवारों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। राज्यपाल ने युवाओं से करगिल के वीरों को आदर्शों को अपनाने की अपील की है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम वो लोग मौजूद थे और यहाँ पर सैनिकों को याद किया गया, उन वीर शहीदों को याद किया गया जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण की आहुतियां दी। उन सपूतों को याद किया गया, भारत माता के सपूतों को याद किया गया। आज कारगिल विजय दिवस है, जिस मौके पर सम्मानित किया। जाबाज से रणबांकुरे थे। आज इस दिन के अंदर में हमने उनको याद किया, उन्होंने जो हमको सबक सिखाया है। एक रियलाइजेशन हुआ कि इतनी डिफिकल्ट जगह
16,000 से 18,000 फीट की जगह और बहुत डिफिकल्ट टेरेन, वेदर खराब, बर्फ जमी हुई और स्थिति क्या थी कि पाकिस्तानियों ने धोखा दिया और पहाड़ियों की ऊंची जगह में बैठे हुए थे, उनको वहां से खदेड़ना ही एक बहुत बड़ा टास्क था। मई जुलाई 1999 में इंडियन आर्मी ने ऐसा एक मिलिट्री विक्ट्री हासिल की। उस विक्ट्री हासिल के अंदर में हमारे जवानों ने, हमारे हर एक सोल्जर्स ने, पूरे राष्ट्र ने एक अद्भुत अचीवमेंट की है। आज हमने सबने इकट्ठा होकर हमारे उन वीर सपूतों को याद किया। उत्तराखंड राज्य आंदोलन की आवाज रहे क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी नेताओं ने राज्य के मुद्दे और भविष्य की राजनीति पर चर्चा की। 25 जुलाई 1969 को नैनीताल में स्थापित यूकेडी ने अलग उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर लंबा संघर्ष किया था। पार्टी नेताओं का कहना है कि अब लड़ाई राज्य के संसाधनों, पहचान, स्वायत्तता को बचाने के लिए है। यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने कहा कि पहले राज्य बनाने के लिए संघर्ष किया गया और अब राज्य को बचाने के लिए आंदोलन जारी है। उन्होंने कहा, उत्तराखंड को लेकर जो सपने देखे गए थे उन्हें पूरा करने के लिए पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। तो यूकेडी ने मनाया अपना 48वां स्थापना दिवस और कहा कि उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए लगातार हम काम करते रहेंगे। हम इतने सालों से लगातार उत्तराखंड के विकास के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ के पलायन को लोग को रोकने के लिए काम कर रहे हैं और यहाँ तमाम यूकेडी के पदाधिकारी मौजूद रहे। 48वें स्थापना दिवस के मौके पर दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यहाँ तमाम लोगों ने संबोधित भी किया और उत्तराखंड में राज्य बचाने के बाद अब बचाने की लड़ाई है। यूकेडी ने अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया। राज्य बनाने के बाद अब उसे बचाने की लड़ाई है, यूकेडी ने यहां पर कहा। ये उनका 48वां स्थापना दिवस है, देहरादून में मनाया गया। राज्य बनाने के बाद अब राज्य को बचाने का प्रयास है, उसकी लड़ाई है। यूकेडी ने यहाँ तमाम बातें कही अपने संघर्ष को लेकर कि किस तरीके से धीरे धीरे करके हमने यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर काम किया, लोगों के हितों की बात करी, लोगों की बातों को सरकार के सामने रखने का काम किया और अगर सरकार गलत करती है तो हम सरकार के खिलाफ भी खड़े रहेंगे। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मैं नहीं समझता कि हमारा तमाम जो कार्यकर्ता से लेके वरिष्ठ नेताओं से लेके नीचे कार्यकर्ताओं तक तमाम सभी लोग इस समय जो है राज्य बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इन 25 सालों में राज्य बन गया जो 26वां साल लग गया है। पहले राज्य बनाने की लड़ाई लड़ी, अब राज्य बचाने की लड़ाई हम सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं और ये निश्चित है खाली कल्पना मात्र रह गया है कि वो राज्य ऐसा होना चाहिए था जो हमने कल्पना की थी, वो खाली कल्पना रह गई है और अब हम उस चीज की ओर जा रहे हैं कि उस कल्पना को हम साकार करें। उत्तराखंड के रामनगर स्थित कॉर्बेट लैंडस्केप में जिम कॉर्बेट की 191वीं जयंती मनाई गई, लेकिन इस मौके पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है। क्या हम सच में जंगल बचा रहे हैं या पर्यटन के बढ़ते दबाव में जंगल की मूल पहचान बदल रही है? क्योंकि एक तरफ कॉर्बेट लैंडस्केप बाघ संरक्षण की सफलता की दुनिया में मिसाल बन चुका, तो दूसरी तरफ बढ़ता मानव वन्य जीव संघर्ष, जंगलों पर बढ़ता दबाव, तेजी से बढ़ता मास टूरिज्म संरक्षण के सामने कई बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। जिम कॉर्बेट की जयंती पर वन्य जीव विशेषज्ञों ने उनकी सोच को अपनाने, वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण और प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया। तो बढ़ते पर्यटन से जंगल पर बड़ा दबाव पड़ रहा है, इसका भी जिक्र यहाँ पर किया गया। जिम कॉर्बेट जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां एक तरफ जिम कॉर्बेट की सफलता को यहाँ पर मनाया गया, तो दूसरी तरफ जंगलों की भी चिंता की गई कि बढ़ते मास पॉपुलेशन के चलते पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगलों को खत्म किया जा रहा है, वाइल्ड लाइफ कहाँ जाएगी, इन सभी बातों का जिक्र और चिंता यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिली। जिम कॉर्बेट हेरिटेज विलेज
इसे छोटी हल्द्वानी के तौर पर भी देखा जाता है, इसे छोटी हल्द्वानी के तरह भी माना जाता है और यहाँ पर विदेशों से भी लोग आते हैं वन्य जीवों को देखने के लिए और इसकी चर्चा दूर दूर तक है। लेकिन यहाँ पर जंगलों की चिंता की गई, पेड़ों की चिंता की गई, लगातार बढ़ते कटान को देखते हुए, डिफॉरेस्टेशन को देखते हुए। तो बढ़ते पर्यटन से भी जंगलों को नुकसान हो रहा है। जिम कॉर्बेट जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि एक तरफ बढ़ते पर्यटन से हमारे राज्य को अच्छा राजस्व मिलता है, पर्यटन ही हमारी जीवन चलाने का सबसे बड़ा साधन है और एक तरफ पर्यटन ही हमारे जंगलों को नुकसान भी पहुंचा रहा है। मानव वन्य जीव संघर्ष एक बड़ी चुनौती बनकर उभर चुका है। जंगलों पर बढ़ते पर्यटन से दबाव बन रहा है, दबाव बढ़ रहा है। जिम कॉर्बेट जयंती पर कार्यक्रम आयोजित हुआ था जहां ये तमाम बातों का जिक्र किया गया। तो जिम कॉर्बेट जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के आयोजन के दौरान ये तमाम बड़ी बातें कही गई, चिंता की गई जंगलों पर बढ़ते दबाव को लेकर। तो रामनगर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बढ़ते पर्यटन से जंगल पर बड़ा दबाव पड़ रहा है। जिम कॉर्बेट जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। देखिए, जैसे कि हर साल हम लोग जिम कॉर्बेट का जो जन्मदिन है उसे बहुत ही उत्साहपूर्वक मनाते हैं और इस बार भी आज जो हमने कार्यक्रम रखा है वो 2 जगह रखा है, एक तो धनगढ़ी में है और एक कालाडूंगी में है। तो कालाडूंगी में जो छोटी हल्द्वानी है वहाँ के लोग भी मिलके इस कार्यक्रम में सहयोग देते हैं। हमारा जो म्यूजियम है वहाँ पर एक उन्होंने छोटा सा कार्यक्रम रखा है जिसमें बच्चों का प्रतिभाग करके एक पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है उन्होंने वहाँ पर और उसके माध्यम से फिर उन लोग बच्चों को जो भी उसमें अव्वल आएगा उसको वो सम्मानित करेंगे वहाँ पर। और एक कार्यक्रम हमने यहाँ पर धनगढ़ी पे भी रखा है जिसमें हम वेस्ट वॉरियर की मदद से और मेरी एज 7 साल है। अगर मैं जिम कॉर्बेट होता तो मैं सबसे पहले पेड़ों का कटना बिल्कुल बंद कर देता ताकि जानवर अच्छे से जी पाएं और पशु पक्षियों को कोई तकलीफ ना हो। ये हम सभी लोगों के लिए एक बहुत खुशी का पल होता है 25 जुलाई को जब हम उनका जन्मदिन मनाते हैं और कॉर्बेट से जुड़े हुए जो भी वन्यजीव प्रेमी हैं या यहाँ पर जो काम करते हैं वो सब इस दिन का इंतजार करते हैं। तो हमारे लिए जिम कॉर्बेट एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे क्योंकि उन्होंने ये सोच अगर 1936 में न दी होती कि भाई इस पार्क को बचाया जाना चाहिए, बनाया जाना चाहिए और यहाँ पर शिकार प्रतिबंधित करके उन्होंने वन्यजीव संरक्षण का जो एक अभियान छेड़ा, आज जो लगभग 90 वर्ष पूरा करने जा रहा है आगे में 8 अगस्त को, तो ये उस व्यक्ति की दूरदर्शी सोच का परिणाम था और हम लोग बहुत हर्षोल्लास से उनका। देखिए, जैसे कि हर साल देहरादून के जौनसार बाबा क्षेत्र में प्रस्तावित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि देहरादून के जौनसार में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां श्याम झूला परियोजना को लेकर विवाद खड़ा हो गया। हरिपुर कालसी में मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट मां यमुना घाट के पास ब्रिटिश कालीन पुल के पिलर पर मूर्ति स्थापना को लेकर विरोध सामने आया। भाजपा नेता रामशरण नौटियाल ने आरोप लगाया कि बिना विभागीय अनुमति ऐतिहासिक पुल के पिलर पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह मूर्ति स्थापना के विरोध में नहीं है, लेकिन पुल निर्माण से जुड़ी भूमि और ऐतिहासिक धरोहर से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। विवाद की सूचना पर कालसी तहसीलदार मौके पर पहुंचे और जांच पूरी होने तक मूर्ति निर्माण व स्थापना पर रोक लगा दी गई। प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो इस कार्यक्रम में अभी फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि ये ऐतिहासिक पुल है और इस पर किसी मूर्ति की स्थापना का विरोध नहीं किया जा रहा है, बल्कि इस ऐतिहासिक पुल से छेड़छाड़ ना की जाए इसका अनुरोध किया जा रहा है। हालांकि अब इस पूरे मामले पर जांच चल रही है। जब जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद जो
जो चीजें सामने आती, जो आदेश आता है उसके तहत काम किया जाएगा। मूर्ति निर्माण पर जांच तक रोक लगा दी गई है। ऐतिहासिक पुल के पिलर पर ये विरोध दर्ज कराया गया है। प्रशासन ने जांच के आदेश भी इसमें जारी कर दिए हैं कि इस पर पूरी जांच होगी। उसके बाद जो चीजें निकल कर आएंगी उसके बाद अगर पक्ष में आता है तो मूर्ति की स्थापना की जाएगी। आज इस बात की महत्ता हुई कि पुल बनना जरूरी है, तो मूर्ति तो 20 फीट की जगह चाहिए, तो कहीं भी इतना बड़ा नदी का किनारा पड़ा है, कोई तो पुल के ही ऊपर रखनी है क्या उसको? ये लोग क्या कहना चाहते हैं, मैं तो अभी तक मेरे समझ से बाहर है। तो इसलिए तब तक के लिए ये बात यहीं से समाप्त कर रहे हैं हम लोग, और जब बुलाया जाएगा बैठक के लिए बैठेंगे, बात करेंगे, एक दूसरे से चर्चा करेंगे। हरिद्वार में श्रवण कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था पूरी कर मजबूत कर ली है। रोशनाबाद पुलिस लाइन में एडीजी वी मुरुगेशन ने मेला ड्यूटी में तैनात पुलिस अधिकारियों और जवानों की ब्रीफिंग की। एडीजी ने कहा कि कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराना पुलिस की प्राथमिकता है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो और स्थानीय लोगों को भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आईजी गढ़वाल आनंद स्वरूप ने बताया कि सुरक्षा के लिए करीब 10,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। पूरा मेला क्षेत्र को जोन और सेक्टर में बांटकर सीसीटीवी, ड्रोन, पीएसी, एसडीआरएफ और जल पुलिस की मदद से निगरानी की जाएगी। तो कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। रूट डाइवर्जन की व्यवस्था कर दी गई है जिससे जाम की स्थिति पैदा ना हो, जो आम जनता है उसे तकलीफ ना हो। देखिए, एक तरफ कांवड़ यात्रा है, दूसरी तरफ चारधाम यात्रा है और तीसरी तरफ पर्यटन भी तेजी के साथ बढ़ रहा है क्योंकि मौसम अच्छा हो गया है, इसलिए लोग पहाड़ों पर घूमने जा रहे हैं, हरिद्वार पहुंच रहे हैं। इसलिए ये तीनों ही चीजें एक साथ है। सरकार के लिए चुनौती है और प्रशासन के लिए भी चुनौती है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी जाएं। ये कांवड़ यात्रा जो हमारी आगामी प्रस्तावित है, जो 30 तारीख से 11 अगस्त तक चलेगी, इसके लिए समस्त पुलिस बल को आज उनकी ब्रीफिंग थी। इसमें हमारे जितने भी अधिकारी कर्मचारी, पीआरडी, होमगार्ड्स और सीपीएमएफ के अधिकारी कर्मचारी लोग जो थे उनको ब्रीफ किया गया है। और लगभग मैं पूरे अगर रेंज की अगर बात करूं तो लगभग 10,000 का बल जो है ये कांवड़ यात्रा के लिए हमने इसको डिप्लॉय किया है। जैसा कि आप अवगत हैं कि कांवड़ यात्रा प्रमुख रूप से हरिद्वार में संचालित होती है, लेकिन साथ साथ यहाँ पर जो हमारा पौड़ी जनपद है जहाँ पे नीलकंठ महादेव में भी काफ़ी भारी संख्या में कांवड़ यात्री जो है वो जाते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजीव जुड़ चुके हैं। संजीव, देखिए, कांवड़ यात्रा बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंचते हैं हरिद्वार के लिए। जाम की स्थिति भी पैदा होती है, सरकार के लिए चुनौती होती है, प्रशासन के लिए भी चुनौती होती है। क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं कांवड़ यात्रा को देखते हुए? निश्चित तौर पर उत्तराखंड सरकार कांवड़ यात्रा को दिव्य और भव्य बनाने के लिए लगातार बैठक कर रही है। जिस तरह से हमने देखा है कि उत्तराखंड के जो लॉ एंड ऑर्डर है और तमाम जो उच्च अधिकारी है वो हरिद्वार पहुंचे और यहाँ सभी अधिकारियों को ब्रीफ किया है क्योंकि कांवड़ यात्रा की सुरक्षा और स्थानीय लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसको लेकर यहाँ पे ब्रीफ किया गया है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि करीब 30 जुलाई से कांवड़ यात्रा विधिवत शुरू हो जाएगी और 11 तारीख तक ये कांवड़ यात्रा चलने वाली है। तो कहीं ना कहीं कांवड़ यात्रा को दिव्य और भव्य बनाने के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए यहाँ पर विशेष प्रबंध किए गए हैं। करीब 10,000 जो पुलिस कर्मी है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। साथ ही साथ कई जोन और सेक्टर भी बनाए गए हैं जिसमें अलग अलग अधिकारियों की तैनाती रहेगी। खासकर कांवड़ पटरी और जो हमने मार्ग है वहाँ पर रूट डाइवर्ट भी किए गए हैं क्योंकि जब भीड़ का दबाव बढ़ता है तो ऐसे में स्थानीय लोगों को भी काफी परेशानी हो जाती है। तो ऐसे में कई रूट डाइवर्ट भी किए गए हैं और जो तमाम व्यवस्था है वो लगातार पूरी की जा रही है। कांवड़ यात्रा की तैयारी को अंतिम रूप दिया। यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं उत्तराखंड में लगातार सक्रिय मानसून और मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने बंद पड़ी सड़कों, खासकर ग्रामीण मार्गों को जल्द से जल्द खोलने के आदेश दिए हैं ताकि राहत और जरूरी सेवाएं प्रभावित क्षेत्रों तक समय पर पहुंच सके। पर्वतीय इलाकों में जरूरत पड़ने पर रात के समय वाहनों की आवाजाही सीमित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। चारधाम और कैलाश मानसरोवर यात्रा के साथ कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई है। इसके अलावा आपदा के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों को सम्मानित करने तथा तहसीलों को आधुनिक तकनीक से सशक्त बनाने की योजना पर भी जोर दिया गया है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।